Hello students, today we will discuss the question answer of chapter 4th class 8th science। तो अभी इस वीडियो में जो है हम अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ। कीवर्ड जो है मैं अपने पहले वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हमारी बुक का जो 5th क्वेश्चन है, सम प्रॉपर्टी आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन में हमको मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब क्या उन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं हम, वो हमने कुछ पॉइंट्स के साथ यहाँ पे जो है आपके साथ डिस्कस किया है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स जो है लस्ट्रस मतलब उनमें मेटल में अपनी एक चमक होती है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डल होते हैं, उनमें कोई चमक नहीं होती है। इसका सेकंड पॉइंट है मेटल्स आर हार्ड, मतलब मेटल्स जो है हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। फिर थर्ड पॉइंट है कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को हम थिन शीट्स में जो है बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट, उसको थिन शीट्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। अब मेटल्स के जो है हम लोग वायर बना सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उसको जो है हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर इसका फिफ्थ पॉइंट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। उसी तरह से ये 6 पॉइंट है इसका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। जो नीचे कुछ जो हैं दिए हुए हैं पॉइंट्स, उसका हमको रीज़न बताना है। तो इसमें फर्स्ट ए में दिया हुआ है एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड्स आइटम। जैसे जो आप लोग जो है अपने फूड को रैप करके एल्युमिनियम फॉइल में ले जाते हैं, तो जो एल्युमिनियम फॉइल है वो फूड मतलब उसमें फूड हम क्यों रैप करते हैं ये पूछा गया है। तो एल्युमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम। एल्युमिनियम फॉइल को हम लोग जो है फूड रैप करने के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज एल्युमिनियम मेटल इज़ मेलेबल। क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है वो मेटल होता है, और मेटल की जैसा हमने आपको प्रॉपर्टी बताई कि वो कैसा होता है, मेलेबल। मेलेबल मतलब उसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयरफॉर इट कैन बी बीटन इनटू थिन फॉइल, और इसीलिए इसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी शीट का, थिन शीट का यूज़ हम लोग जो है फूड रैप करने में करते हैं। इसका फिर नेक्स्ट है इमर्सन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। जो इमर्सन रॉड्स वगैरह होती हैं जिसमें कि पानी वगैरह गर्म किया जाता है, फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। ये मेटल्स की क्यों बनी होती हैं? तो अब इसका आंसर है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं गुड कंडक्टर होते हैं। देयरफॉर इमर्सन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। इसीलिए जो मेटेलिक रॉड्स हैं वो मेटेलिक सब्सटेंस की बनाई जाती हैं, क्योंकि उसमें से जो हीट है वो आसानी से जो है पास हो जाती है। अब हमारा सी वाला है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। कॉपर जो है जिंक को जो है डिस्प्लेस नहीं कर सकता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से। तो इसका आंसर है ए मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। कोई भी मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को जो है डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स, उसके सॉल्ट्स में से, इन एन एक्वस सोल्यूशन। बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। इसका आंसर होगा ए मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। एक जो मेटल है वो डिस्प्लेस किसको करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट, उसके सॉल्ट्स में से, इन एन एक्वस सोल्यूशन, उसके एक्वस सोल्यूशन में से। बट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, लेकिन जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन कॉपर, कॉपर से। देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। इसलिए जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो है आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये कॉपर है। जब ये जिंक सल्फेट्स के साथ इसका रिएक्शन होता है तो किसी भी तरह की कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो कॉपर है वो जिंक के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है। मतलब कॉपर जिसका फार्मूला यहाँ Cu लिखा है वो कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, और जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए यहाँ पे किसी तरह की रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलती है। अब हमारा डी वाला पॉइंट है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन।
सोडियम और पोटेशियम को जो है हम लोग केरोसिन में क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम जो है वो केरोसिन में स्टोर होते हैं बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा जो हैं रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। दे कैन ईजिली कैचेस फायर, और इनमें जो है अगर इनको हम हवा में खुला छोड़ दें तो इनमें जो है फायर लग जाती है। इवन व्हेन इट कांटेक्ट विथ एयर, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये फायर को कैच कर लेते हैं। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग जो लेमन का अचार होता है, जो नींबू का अचार होता है, उसको एल्युमिनियम के यूटेंसिल मतलब एल्युमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? एक्सप्लेन करना है इसको। तो इसका आंसर होगा लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर इन एल्युमिनियम यूटेंसिल। लेमन का जो पिकल होता है उसको हम लोग एल्युमिनियम के यूटेंसिल में नहीं रख सकते हैं बिकॉज लेमन पिकल कंटेन एसिड, क्योंकि लेमन में होता है क्या होता है? एसिड होता है विच कैन रिएक्ट विथ एल्युमिनियम, जो कि एल्युमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट हो जाता है लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है रिएक्शन के बाद। दिस कैन लीड टू स्पॉइलिंग द पिकल, और यही हाइड्रोजन गैस हमारे पिकल को जो है वो खराब कर देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। अब इसके लिए यहाँ पे कुछ अलग अलग सिचुएशन दी हैं। पहला है इसमें कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट में डाला जाए तो क्या होगा? अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट, जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट के ऊपर डालते हैं, देयर विल बी नो रिएक्शन, तो किसी भी तरह की हमको कोई रिएक्शन दिखाई नहीं देती है बिटवीन कॉपर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कॉपर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव होता है, एंड हेंस नो प्रोडक्ट विल बी फाउंड, और हमें जो है इस रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट नए नहीं मिलते हैं। ये नीचे रिएक्शन भी दिखाई गई है यहाँ पे कि जब कॉपर, ये कॉपर का यहाँ फार्मूला लिखा है Cu, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये जो कॉपर होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होता है। अब हमारा बी वाला है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर हम आयरन नेल्स को अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दें, राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो किस तरह की रिएक्शन हो रही है उसको हमको वर्ड इक्वेशन में बताना है। तो इसका आंसर है आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर। अब आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करता है? आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, किसमें से? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से। इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, और इस रिएक्शन में जो हमने कॉपर सल्फेट लिया था जो कि किस कलर का था? ब्लू कलर का था, फेड्स, वो फेड हो जाता है उसका ब्लू कलर, एंड देयर इज डिपॉजिट ऑफ कॉपर, और उसकी जगह पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है ऑन द आयरन नेल के ऊपर जो है कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। तो अब इसकी यहाँ पे वर्ड इक्वेशन दी हुई है। हमने ये आयरन जो नेल लिया है उसका आयरन का फार्मूला होता है Fe, और उसको कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 ये इसका फार्मूला है, इसके में जो है प्लेस डालते हैं। तो अब क्या होता है? ये जो आयरन है, ये वाला जो आयरन है यहाँ पे इक्वेशन में आप देख रहे हैं, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये जो आयरन है ये इसकी जगह आ जाएगा और इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो अब जो हमारा आयरन था वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है और कॉपर को अलग हटा देता है। तो Fe जो था वो सल्फेट के साथ रिएक्ट हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आयरन था ये ज़्यादा रिएक्टिव था, इसने इस वाले कॉपर को हटा दिया और इसकी कॉपर की जगह पे आ गया। तो अब क्या बन गया फार्मूला? FeSO4 और कॉपर अलग हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो पहले जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो अब जो है फेड हो जाता है और यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, सोलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन ए टेस्ट ट्यूब। सलोनी जो है एक चारकोल का पीस लेती है और क्या करती है? एंड कलेक्टेड द गैस, और उसमें से जो गैस निकलती है उसको एक टेस्ट ट्यूब में
जो है कलेक्ट करती है। हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, अब उसको गैस का किस तरह का नेचर है, वो एसिटिक है या बेसिक है, उसका वो पता किस तरह से लगाएगी। तो इसका यहाँ पे आंसर दिया है एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब उसको पता लगाने के लिए वो क्या करेगी, जो उसने टेस्ट ट्यूब में गैस लिए उसमें कुछ ड्रॉप वो वाटर की लेगी कंटेनिंग गैस, जिसमें कि टेस्ट ट्यूब में पहले से गैस थी। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब, अब उसमें वाटर की कुछ ड्रॉप्स डालने के बाद टेस्ट ट्यूब को कवर कर देगी एंड सेक इट वेल, और उसको अच्छी तरह हिलाएगी। आफ्टर सेकिंग मतलब सेक करने के बाद टेस्ट द सोल्यूशन विथ ब्लू लिटमस पेपर। अब ये जो सोल्यूशन तैयार हुआ जिसमें कि टेस्ट ट्यूब में जो उसकी गैस थी और उसने वाटर डाला, उसके बाद उसको सेक किया, तो ये जो सोल्यूशन तैयार हुआ, अब इसका नेचर कैसा है, एसिटिक या बेसिक। तो एसिटिक है या बेसिक है, इसके नेचर को जानने के लिए हमें पता है कि हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो दोनों तरह के लिटमस पेपर में इसको टेस्ट किया जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो जब इस सोल्यूशन में जो टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन था उसमें क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको पता है कि ये तब क्या होता है, उसका नेचर जो है एसिटिक होता है। दस द गैस इज एसिटिक इन नेचर। तो इसमें पता चल जाता है सलोनी को कि जो उसकी गैस है, जो उसमें वो कैसी है, जो उसमें सोल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में वो किस तरह का है, एसिटिक नेचर का है। अब इसके बाद है बी वाला, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। अब ये जो अभी हमने चारकोल और गैस का जो अभी डिस्कस किया उसमें जो है सारे जो हैं प्रोसेस लिखने हैं, कैसे कि किस तरह की रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे चारकोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जो चारकोल उसने लिया था सलोनी ने, उसका फार्मूला क्या था, कार्बन मतलब C, और उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड में जो कि उसने टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट की थी, उसमें जब उसने कुछ वाटर की ड्रॉप्स डाली तो क्या रिएक्शन हो गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराया तो क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बन का फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2, वाटर H2O। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं H2CO3 जो है बन जाता है। H2CO3 क्या है, एक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, और इसीलिए जो है ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। अब हमारा 11th क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, आपकी बुक में से आप 11th क्वेश्चन को पूरा देख लीजिएगा, मैं पूरा पढ़ के बता देती हूँ। वन डे रीता वेंट टू द ज्वेलर शॉप। एक दिन जो है रीता ज्वेलर्स की शॉप में जाती है विथ हर मदर, अपनी मदर के साथ। हर मदर गेव एन ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसकी मम्मी जो हैं ज्वेलर्स को जो है अपनी कुछ पुरानी ज्वेलरी जो है पॉलिश करने को देती हैं। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक, और जब अगले दिन जब वो ज्वेलरी को वापस लेती हैं, दे फाउंड दैट देयर वॉज ए स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। तो उनको ऐसा लगता है कि जो ज्वेलरी का जो वेट था अब क्या हो गया है, वो कुछ कम हो गया है। कैन यू सजेस्ट ए रीज़न फॉर द लॉस इन वेट। क्या आप बता सकते हैं कि ज्वेलरी में ये जो लॉस हुआ वेट का वो क्यों होता है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। टू पॉलिश ए गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट को जब ज्वेलर्स वाले जो पॉलिश करते हैं तो क्या करते हैं, इट इज़ डिप्ड इन ए लिक्विड। एक उस ज्वेलरी को, जो ओल्ड ज्वेलरी होती है उसको एक लिक्विड में डिप किया जाता है। वो जो लिक्विड किस चीज़ का होता है, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जिसमें उसको डिप करते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, जिस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। तो इस एक्वारेजिया में जो है ओल्ड ऑर्नामेंट को जो ज्वेलर्स हैं वो डिप करते हैं, और वो मिक्सचर किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का। ऑन गेटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ एक्वारेजिया, जब हम ज्वेलरी जो है एक्वारेजिया के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व। तो गोल्ड का जो बाहरी गंदी लेयर है वो डिजॉल्व हो जाती है, एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर, और अंदर की जो शाइनी लेयर है वो अपीयर होती है, वो दिखाई देने लगती है। द डिजॉल्विंग ऑफ द लेयर कॉजेज ए रिडक्शन इन द वेट, और ये जो अपर लेयर गंदी जो लेयर हो गई थी, जो ये डिजॉल्व हो जाती है, इसी से ज्वेलरी का जो वेट है वो कम हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह भी बुक के सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। नेम द मेटल
विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये मैंने चैप्टर पढ़ाते समय आपको अपने वीडियो में बताया था कि पूछा जा रहा है नेम द मेटल, ऐसे मेटल्स का नेम बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो सारे मेटल्स तो वैसे तो जो है लिक्विड नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस केस हमने बताए थे, तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा, मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द मेटल विच इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट ईजिली विथ नाइफ। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं सभी कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम जो मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ की हेल्प से ईजिली कट कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नॉवेल मेटल्स। नॉवेल मेटल्स क्या होते हैं या फिर आप नॉवेल मेटल्स से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, platinum etc. retain their luster because they do not react with air। ये जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं जो बाज़ार में सस्ती मिलती है, कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि उसकी पॉलिश चली जाती है अगर उसमें पानी पड़ता है एयर के कांटेक्ट में आके। लेकिन जो ऐसे मेटल्स जैसे कि सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये क्या होते हैं, रिटेन देयर लस्टर, ये अपनी जो लस्टर मतलब चमक, ये अपने चमक को बनाए रखते हैं। ये इनकी चमक क्यों नहीं जाती है, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, वाटर और एसिड, क्योंकि ये एयर, वाटर और एसिड के साथ इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। दस दे आर कॉल्ड द नोबल मेटल्स, इसलिए इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। तो अभी चैप्टर 4 के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और कहीं पे भी कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई डाउट होता है, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।